नमस्कार दोस्तों, 13 जून 2025 सुबह के 3 बजे 200 से ज्यादा फाइटर जेट ईरान के एयर स्पेस में एंटर करते हैं। इनके निशाने पर थे 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स, जिन पर ये एक कोऑर्डिनेटिव तरीके से अटैक करते हैं। Breaking news in the Middle East and now escalating fears of an all-out war in the region. इस वॉर में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों को खास तौर पर टारगेट किया गया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदुन अब्बासी समेत 6 साइंटिस्ट को भी मार दिया जाता है। इजराइल इस पूरे ऑपरेशन को नाम देता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। Strikes are part of Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. दोस्तों, इस वॉर में ईरान की तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं किया गया था। ईरान ने पहले कोई हमला नहीं किया था। बस एक दिन अचानक इजराइल आता है और ईरान के ऊपर बमबारी करने लगता है। जब इजराइल से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया, तब इजराइल के प्रधानमंत्री का जवाब आता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए। We have risen like lions to defend ourselves. ये कैसा सेल्फ डिफेंस है कि पहले खुद जाकर हमला करो। इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें शक था कि ईरान बड़े न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. और इसीलिए उन्होंने अटैक किया कि उसको न्यूक्लियर हथियार बनाने ना दिया जाए। 31 मई 2025 को यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें यह लिखा था कि ईरान के पास लगभग 400 किलो 60% अनरीच्ड यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल 10 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि न्यूक्लियर हथियार अभी बना नहीं है, लेकिन बन सकता है। और इसीलिए ईरान पर ये वॉर किया गया। ये अमेरिका और इजराइल की एक सोची समझी साजिश थी। ये वॉर 12 दिन तक चला और इसे 12 दिवसीय युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वॉर में किसकी हार हुई ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता। दोनों देश ये कहते हैं कि हम जीते और अमेरिका कहता है कि हमने ईरान और इजराइल का वॉर रुकवा दिया, मुझे नोबेल प्राइज दो। But I'll be your peacemaker, and I am the only candidate who can make this promise to you. I will prevent World War III. I stopped the war between Pakistan and India. I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. यानी कि पहले इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवाई, उसके बाद ईरान और इजराइल की वॉर रुकवाई। तो भाई इन्हें कोई नोबेल प्राइज दो, क्यों नहीं देते। दोस्तों, इस वॉर में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह डिस्ट्रॉयड नहीं होती है, लेकिन ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर इस वॉर का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट आ जाती है और जिसके बाद ईरान में खाना, फ्यूल, दवाइयाँ और रोजमर्रा की चीजें हद से ज्यादा महंगी होने लगती हैं और आम वर्कर लोगों की महंगाई के साथ सैलरी नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से इस महंगाई में उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है 28 दिसंबर। ईरान की राजधानी तेहरान के बाजारों में बढ़ती महंगाई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और 29 से 30 दिसंबर तक तेहरान समेत कई और छोटे छोटे शहरों में ये प्रोटेस्ट फैलने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस ना आने की वजह से ये प्रोटेस्ट महंगाई के साथ साथ सरकार के अगेंस्ट भी होने लगते हैं और जिसके बाद प्रोटेस्टर्स पर गोलीबारी की जाती है और भारी संख्या में लोग मारे जाते हैं। और इसी बीच प्रोटेस्ट की आग में घी की तरह काम करता है यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ट्वीट करते हुए कहते हैं कि अब अगर ईरान में एक भी प्रोटेस्टर्स गवर्नमेंट के गोली से मारा जाता है तो अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा। और ट्रंप के इस ट्वीट के बाद प्रोटेस्टर्स में हौसला और बढ़ जाता है और ये प्रोटेस्ट और बुरी तरह फैलने लगता है। कई लोग डोनाल्ड ट्रंप का फोटो लेकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो कई लोग ईरानी फ्लैग जलाते हैं, कई औरतें अपना हिजाब जलाती हैं तो कहीं लोग मस्जिद में भी आग लगा देते हैं। जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के नागरिकों को भड़का रहे हैं, हमारे आंतरिक मामलों में उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप नहीं रुकते और जिसके बाद हालात पर काबू ना पाने की वजह से वहां की गवर्नमेंट इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है ताकि ये खबर बाहरी देशों तक ना फैले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जिसके बाद 10 जनवरी तक लगभग 500 से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में मारे जाते हैं। जिसके बाद ट्रंप ट्वीट करते हुए कहते हैं कि ईरान को फ्रीडम चाहिए और हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। लेकिन उसके बाद भी 11 जनवरी तक प्रोटेस्टर्स की मौत की संख्या 646 प्लस हो जाती है
और उसके बाद फिर ट्रम्प ट्वीट करते हुए कहते हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप मिलिट्री इविजन प्लान बना रहे हैं और यूएसए मिलिट्री कभी भी ईरान के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। और उसके बाद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी 500 खैबर मिसाइलें रेडी हैं। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो ये मिसाइलें फौरन एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि ईरान के प्रोटेस्ट में अमेरिका क्यों आना चाहता है? क्या सिर्फ ईरानियों की हेल्प करने के लिए या फिर किसी और वजह से? दोस्तों, अभी रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर कर लिया, जिसके पास दुनिया भर के तेल भंडारों से कहीं ज्यादा तेल का भंडार है और अब ये अमेरिका का हो गया। ट्रम्प ऐसा दावा करते हैं। और वेनेजुएला का जो तेल है वो सबसे ज्यादा अगर कोई खरीदता है तो वो चीन है और चीन ने पहले ही इस तेल के लिए मिलियंस डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है। तो चीन अब ईरान से तेल खरीद रहा है। तो ट्रम्प ऐसा चाहते हैं कि अगर हमारा कब्जा ईरान पर हो गया तो हम चीन को नीचा दिखा पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, ईरान में 1979 से पहले राजतंत्र था, यानी कि वहाँ का राजा शाह हुआ करता था। कोई गणराज्य नहीं था या फिर कोई राष्ट्रपति नहीं होता था। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। दोस्तों, इस इस्लामिक गणराज्य में एक सुप्रीम लीडर होता है जो देश चलाता है और एक चुना हुआ राष्ट्रपति भी होता है। लेकिन सुप्रीम लीडर के सामने राष्ट्रपति की वैल्यू जैसे हाथी के सामने चींटी की होती है। वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खामेनेई। अब ईरान में कुछ लोग चाहते हैं कि जो राजतंत्र था वो वापस आ जाए। उन्हें खामेनेई का शासन पसंद नहीं है, जिसकी वजह से पहलवी वंश के एक रिलेटिव है रेजा पहलवी और उन्हें इस प्रोटेस्ट में ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। रेजा पहलवी ने ट्वीट करते हुए बोला कि अब अमेरिका को इस प्रोटेस्ट में एंट्री लेना ही चाहिए। दोस्तों, ट्रम्प जो है वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो कनाडा को अमेरिका में मिलाना चाहता है और इजराइल से उसका अच्छा खासा रिश्ता भी है। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करता ही है। और अब बचा ईरान। तो ईरान में पहले से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके बाद ट्रम्प को मौका मिल जाता है वॉर करने का और ये मौका ट्रम्प अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। दोस्तों, इसी बीच एक रिपोर्टर ट्रम्प से सवाल करती है तो ट्रम्प उसके जवाब में कहते हैं कि हम ऐसा हमला करेंगे जैसा ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। Iran said that they would consider military and commercial bases as legitimate targets if you struck. Are you concerned about that will consider things targets they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. And they won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ट्रम्प अब वॉर की फुल तैयारी कर चुके हैं, यानी कि ट्रम्प अब दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर ट्रम्प ईरान पर अटैक करते हैं तो रशिया उनका हेल्प करने जरूर आएगा और अगर रशिया गया तो बाद में चीन भी जाएगा। ट्रम्प अब दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं और अगर इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से अगर कोई बचा सकता है तो वो है ईरान के प्रोटेस्टर्स। ईरान में जो प्रॉब्लम्स है, महंगाई है, करप्शन है, तानाशाही है। मतलब ईरान के लोगों के पास तानाशाही तो है, तरक्की नहीं है। लेकिन अगर ईरान पर यूएसए का कब्जा हो जाता है तो उनके पास तरक्की ना है और ना ही रहेगी। लेकिन जो तानाशाही है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरान के रिसोर्सेज को ट्रम्प कंट्रोल करेंगे और जैसा वो चाहेंगे वैसा ईरानियों को करना पड़ेगा। तो आशा यही है कि ईरान के जो प्रोटेस्टर्स है वो अपनी लड़ाई सरकार तक ही सीमित रखे। अगर कोई थर्ड पार्टी उसमें दखल देता है तो बहुत ही भयानक असर होगा। तो इसीलिए अगर प्रोटेस्टर्स को कोई होप रखना है किसी से तो वो अपने सरकार से रखे, ना कि ट्रम्प से रखे या कोई अदर कंट्री से। और आई होप कि ईरान में डेमोक्रेसी वापस आ जाए, उसमें सुधार हो और ये जो लोगों की मौत की संख्या बढ़ती आ रही है वो बंद हो जाए। बाकी आप क्या मानते हैं कि ईरान के प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे हम इस वॉर को रोक सकते हैं? और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादातर लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।